तो 24 जून को एक सीज फायर अनाउंस होता है ईरान और इजराइल के बीच में, जो उनकी 12 डेज की जो वॉर चल रही थी, जो 12 जून को चालू हुई थी, जिसमें यूएस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये सीज फायर अनाउंस किया था। हालांकि ये सीज फायर ऐसा देखा जा रहा था कि फ्रैजाइल है, हो सकता है अभी भी फ्रैजाइल ही हो, बट उसकी बात हमने इस वीडियो में करी थी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट वीडियो, प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। बट उसी वीडियो में हमने एक पॉइंट की बात करी थी, एक चीज की बात करी थी, जो कि था रिजीम चेंज। तो इस वीडियो में हम उसी रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो जो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और खास करके अगर हम बात करेंगे यूएस के लिए, क्योंकि यूएस काफी सारे रिजीम चेंजेस में इन्वॉल्व हुआ है इन द लास्ट 1 सेंचुरी, स्पेसिफिकली इन द लास्ट 5-6 डेकेड्स। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें ईरान की, तो पहली बार जो रिजीम चेंज हुआ था, जो यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट था, जब ये हुआ था 1953 में, जब ईरान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोजादेक जो है कंट्री को लीड कर रहे थे, और उनको हटा के यूएस ने और यूके ने, दोनों ने मिलकर वहां पे अपना एक प्रो यूएस प्रो वेस्ट का एक लीडर इस्टेब्लिश कर दिया था वहां पे, और उनका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी, जिनको द शाह के नाम से भी जाना जाता है। और उस टाइम रीजन ये था कि जो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, मोहम्मद मोजादेक, वो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो थी, जिसको आज ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है, उसको नेशनलाइज कर रहे थे, जो कि कुछ खासा अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम यूके और यूएस को। तो उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया, और जो उसके बाद शाह का रूल था वो 1953 से लगभग 1979 तक चला। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, जिसके बाद शाह को कंट्री छोड़ के निकलना पड़ा, और फिर इजिप्ट में उनको रेफ्यूज लेना पड़ा, एग्जाइल में रहे वो अपनी डेथ तक। जो ईरानियन रेवोल्यूशन था 1979 का, उसके बाद ईरान बन जाता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और जो रूल करने आते हैं वो आते हैं अयतोल्ला खोमेनी, जो अगले 10 साल तक रूल करते हैं लगभग, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरे सुप्रीम लीडर बनते हैं वो बनते हैं अयतोल्ला अली खामेनी, जो अभी तक सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। तो ये 1979 के बाद क्या हुआ कि जो ईरान का स्टांस था, उससे पहले तक काफी प्रो वेस्ट प्रो यूएस का स्टांस था, और काफी लिबरल कंट्री मानी जाती थी ईरान उस टाइम पे। और जैसे ही तख्ता पलट हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंटी यूएस बन जाती है। वहां पे नारे लगते हैं डेथ टू यूएस, डेथ टू अमेरिका। इतना ज्यादा एंटी यूएस हो जाता है, नॉट जस्ट एंटी यूएस बट एंटी यूएस एलाइज, एंटी वेस्ट। और जो इजराइल है, जो यूएस का एलाई मिडिल ईस्ट में, उसके भी काफी ज्यादा अगेंस्ट हो जाता है ईरान उस टाइम। अभी तक भी काफी एंटी यूएस का स्टांस है ईरान का। उसके बाद भी यूएस काफी चाहता है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो वीक हो जाए, कहीं ना कहीं से वहां पे वापस से एक रिजीम चेंज हो। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली काफी ज्यादा कोशिशें करता है, जो कि दिखती है 1980 से 1988-89 तक जो ईरान और इराक की लड़ाई चलती है, वॉर चलती है, उसमें यूएस का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें यूएस सपोर्ट करता है इराक को, जो उस टाइम सद्दाम हुसैन लीड कर रहे थे। पॉलिटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली भी काफी हेल्प हुई थी वहां पे, इंटेलिजेंस के थ्रू भी हेल्प हुई थी इराक की। बट ईरान फिर भी वीक नहीं हुआ, ईरान में गवर्नमेंट वीक नहीं पड़ी। उसके बाद भी काफी इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे यूएस सैंक्शंस लगा देता है। 1980s, मिड 1980s, 1990s से जो सैंक्शंस हैं, इनका एक सिलसिला चालू हो जाता है ईरान पर, जिसमें यूएस सैंक्शंस इसलिए लगाता है, पहली बात तो क्योंकि ईरान का एक एंटी यूएस एंटी वेस्टर्न स्टांस था। दूसरी बात ये कि जो ईरान है उस पर काफी ज्यादा आरोप लगते हैं मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बाद में अभी तक भी आप देखेंगे कि ईरान सपोर्ट करता आया है मिलिटेंट्स को मिडिल ईस्ट में। मिलिटेंट्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुदीस, इन सबको मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। जो तीसरी चीज आती है वो आती है, एक सस्पिशन बन जाता है ईरान पर कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने लगा है। तो इस सस्पिशन पे भी जो है सैंक्शंस लगा देती है वेस्ट, स्पेसिफिकली यूएस। वही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होने की बात है जो अभी तक भी चल रही थी। उसके बाद फिर क्या होता है, मिड 1990s 2000s में भी इन पे काफी और सैंक्शंस लग जाते हैं, और ये सैंक्शंस जो इनके ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, ट्रेडिंग पे, बैंकिंग पे, इन सारे सेक्टर्स पे लग जाते हैं। और इवन क्या होता है ना कि ईरान को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उससे भी निकाल दिया जाता है। एक तरीके से काफी कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता है वेस्टर्न एक अलायंस से यहाँ पे ईरान को। फिर उसके बाद आता है 2009 का ग्रीन मूवमेंट, जहाँ पे फिर से जो है ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की जो रिजीम है, वो यूएस पे आरोप लगाती है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है उनके पॉलिटिकल मैटर्स में। जो पॉलिटिकल वहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे
वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट होता है, ग्रीन मूवमेंट छिड़ जाता है पूरी कंट्री में, और इसमें कहते हैं कि यूएस का हाथ था। और ये उसी टाइम की बात है, उसके बाद अरब स्प्रिंग्स भी चालू हो गए थे, जो तख्ता पलट की एक सिलसिला है जो तख्ता पलट का, वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में और आप अफ्रीका में कह सकते हैं चालू हो गया था उस टाइम पे। लिबिया भी उसके बाद यूएस ने लिबिया में भी तख्ता पलट करवा दिया था जब गद्दाफी को असैसिनेट कर दिया था बेसिकली 2011 में। 2015 में फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ईरान को जब प्रेसिडेंट ओबामा आते हैं और सैंक्शंस को उठाते हैं, उनसे एक डील होती है, इसमें 5 और कंट्रीज इन्वॉल्व होती है यूएस के साथ, लेकिन ये डील ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। 2018 में फिर से ये यहाँ से जो यूएस है उस टाइम पे फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर वो डील में से विड्रॉ कर लेते हैं, कहते हैं कि ये डील वीक है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं इस डील में यूएस के लिए। तो फिर से वापस जो है वो सैंक्शंस का सिलसिला चालू हो जाता है, जो कि अभी तक भी इंटैक्ट है। 2025 आ गया है, 2025 में ईरान और इराक की वॉर भी हुई है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। तो अभी तक जो है ये सिलसिला जारी रहा है और ईरान काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस में है। तो हम बात करते हैं ईरान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं ईरान के पास। ईरान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स। दैट इज अ प्रूवन फैक्ट, दैट इज नोन। और टुगेदर ये जो है इनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी वैल्यू जो है वो है $27 ट्रिलियन की। तो ईरान काफ़ी ज़्यादा एक अमीर देश होना चाहिए इस हिसाब से, अगर उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये गैस रिसोर्सेज हैं, इनकी अगर हम वैल्यू देखेंगे तो। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इनकी बात करते हैं, इनकी जीडीपी काफ़ी compared to the kind of natural resources that they have, it's only $400 billion, and that is also due to US sanctions. But इसमें US sanctions के अलावा काफ़ी और चीज़ें भी add on हो जाती हैं। ईरान के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑब्वियसली। उसके बाद उनसे कोई वेस्टर्न कंपनीज भी डील नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से इनकी जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा इवॉल्व हो नहीं पाई है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज। उसके बाद एक रीज़न ये भी है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करती है, क्योंकि उनको एक ऑन द फेस ऑफ इट वॉर लड़नी है वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न अलायंस से, यूएस, इजराइल, मिडल ईस्ट में जो हो गया उससे। करप्शन भी है और मतलब ऑल इन ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई कंपेयर टू द काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट दे हैव। और यहीं से हम बात करेंगे चाइना और रशिया की कि कैसे रिजीम चेंज काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब अगर आप दोनों ये जो कंट्रीज़ हैं रशिया और चाइना, इनको भी इक्वेशन में ले लेते हैं। हम बात करते हैं चाइना की। तो पहली बात, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर of Iran. China imports roughly 14% of its oil from Iran. बट अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जो है लगभग 90% उसका जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो चाइना इज अ मेजर प्लेयर, मेजर प्लेयर। दूसरी बात, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की थी, जिसको अभी ईरान ने बोला था, थ्रेटन किया था यूएस को कि वो बंद कर देंगे अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है तो वहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% जो ऑयल परचेजेस है जो चाइना जाती है उन पे इफेक्ट पड़ता। तो अगर वो बंद कर देता तो यहाँ पे चाइना को काफ़ी नुकसान होता। तीसरी बात, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंडर में चाइना ने ओवर द कोर्स ऑफ 25 ईयर्स एक प्रॉमिस किया है, एक अग्रीमेंट किया है ईरान के साथ कि वो $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईरान में। ईरान एक इम्पॉर्टेंट बीच में रूट बनता है अगर हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखेंगे टूवर्ड्स यूरोप। बेसिकली जो पूरा ट्रेड होगा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर ईरान में कोई दिक्कत आती है या ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, अगर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि जो $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ये जाएगा ईरान के एनर्जी सेक्टर में, रेलवेज में, पोर्ट्स में, और हो सकता है कि बाद में ईरान अलाउ कर दे चाइना को अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का ईरान में, जैसे यूएस ने बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं। वैसे हो सकता है कि इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ईरान में एक चाइनीज मिलिट्री बेस बन रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर हम देखेंगे तो ईरान पे इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि चाइनीज मार्केट बन गया है, वो काफ़ी चाइनीज गुड्स वहाँ पे जाते हैं बिकॉज ईरान कुछ खासा वेस्टर्न इंपोर्ट्स कर नहीं सकता है सैंक्शंस की वजह से। नाउ अगर हम बात करेंगे रशिया की, एक तरीके से एक अलायंस है रशिया, चाइना और ईरान की अगेंस्ट द वेस्ट एंड द वेस्टर्न सैंक्शंस ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे अगर हम रशिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो अभी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें ईरान ने ड्रोन्स भेजे थे रशिया में,
नॉट ओनली दैट बट रशिया और ईरान की मिलिट्री ड्रिल्स भी होती हैं, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली दैट बट अगर सपोज एक रिजीम चेंज होता है ईरान में, उसके बाद क्या होगा कि यूएस या प्रो यूएस जो गवर्नमेंट बनती है ईरान में, वो हो सकता है कि अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने लग जाए इन एंड अराउंड ईरान। और अगर हम बात करेंगे, जो अगर जोग्राफिकली बात करेंगे, तो ईरान और रशिया के बीच में एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सी। तो ये कैस्पियन सी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, और जो सदर्न रीजन है पूरा रशिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अभी रशिया की डोमिनेंस बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई यूएस का बेस नहीं है, यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिलिट्री बेस नहीं है, तो इसलिए एक डोमिनेंस बनी हुई है और रशिया चाहेगा कि वो डोमिनेंस हमेशा बनी रहे। इसलिए अगर कोई भी सपोज रिजीम चेंज यहाँ पे होता है या पॉसिबिलिटी होती है, तो यूएस के बेस यहाँ पे आएंगे, यूएस के मिलिट्री बेस बनेंगे, और जो डोमिनेंस है उस पर काफ़ी एक थ्रेट होगी रशिया को। अब एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों ही कंट्रीज को वेस्ट ने हेवीली सैंक्शन किया है। रशिया को अभी यूक्रेन वॉर के बाद से लगभग 18,000 सैंक्शंस लगा दिए। ईरान भी काफ़ी हेवीली सैंक्शन कंट्री है, तो यहाँ पे इनकी एक अलायंस बन जाती है अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट द यूएस। और अगर हम चाइना को भी साथ में ले लेंगे, तो ये तीनों ही चाहते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो यूएस डॉलर है उसकी डोमिनेंस कम हो। अगर हम चाइना के एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो चाइना की जो डील होती है वहाँ पे, जो वो डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करता है ईरान से काफ़ी सालों से, वो युआन में परचेज करता है, यूएस डॉलर में नहीं करता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से बोथ रशिया एंड चाइना वुड नॉट वांट अ रिजीम चेंज इन ईरान, क्योंकि एक अगर हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है फॉर बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। इकोनॉमिकली मोर सो फॉर चाइना एंड मिलिटरीली मोर सो फॉर रशिया। बट डज दैट मीन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल? अगर हम अभी की ही वॉर का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक डिसीजन, जहाँ पे वो चाहते थे कि आयतुल्ला हैं उनका बेसिकली असैसिनेशन हो। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो जो इजरायली पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि ही डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ असैसिनेटिंग अली खमेनी। और इस रिजीम चेंज में जिसको यूएस बेसिकली रीइंस्टेट करना चाहती है, वो शाह के ही सबसे बड़े बेटे जो हैं रेजा पहलावी, उनको रीइंस्टेट करना चाहती है। और जो रेजा पहलावी हैं, उनका काफ़ी एक ईरानियन डायस्पोरा पे काफ़ी एक अच्छी पकड़ है, स्पेसिफिकली यूएस में वो पसंद करता है, बट उनका कोई एज सच बड़ा होल्ड नहीं है ईरान के अंदर। तो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर कि अगर सपोज रिजीम चेंज होता है, तो विल रेजा पहलावी बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ ईरान? बिकॉज अगर हम बात करेंगे ईरानियन लोगों की, दे वांट अ रिजीम चेंज, सो द पीपल आर फेड अप विद द करंट ईरानियन गवर्नमेंट। 2022 में भी काफ़ी मूवमेंट्स हुए थे ईरान में, बट वो अनसक्सेसफुल थे। So the people from within, they want a regime change, but that is only going to happen if the people protest against it, rather than the US and Israel toppling the government, the current government. और अगर हम US के regime changes के examples देखेंगे पास्ट में, बाकी सारी कंट्रीज में जो उन्होंने टॉपल करी है गवर्नमेंट्स में, कुछ खासा वहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ है कंट्रीज को। अगर आप लिबिया का एग्जाम्पल ले लेंगे, या अगर आप इराक का ही एग्जाम्पल लेंगे, तो ये अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं कंट्रीज। तो एक रिजीम चेंज जो आएगा, जेन्युइन रिजीम चेंज आएगा, जब लोग वहाँ से तख्ता पलट चाहेंगे और लोग फिर अपना जो है लीडर चुनेंगे। दैट इज हाउ दिस रिजीम चेंज, इफ एट ऑल happens, would work in the long term. So what do you think? Do you think that a regime change is possible in Iran? Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and thank you for watching this video.